नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आप अपनी किसी गंभीर समस्या को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं और मुलाकात का समय कई वर्षों से नहीं मिल पा रहा है, तो आप G20 के लिए बधाई देने या स्वागत कराने के नाम पर उनसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी मिलने का समय आपको तुरंत ही दे देंगे। स्वागत केवल G20 को लेकर करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में सेना के अफसर और जवान शहीद हो रहे हैं। मणिपुर में एक सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मैतेई समुदाय का एक संगठन बाकायदा पत्र लिखकर सेना पर आतंकवादियों से जुड़े होने का आरोप लगाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ और ऐसा भी नहीं हुआ कि एक तरफ शहीद अफसर और जवान के परिजन अपने दुखों को संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ G20 की तारीफ में डूबे प्रधानमंत्री मोदी अपनी खुशी संभाल नहीं पा रहे हैं। एक ही शाम की ये दोनों तस्वीरें हैं। पुलवामा की घटना के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिस्कवरी चैनल के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जिसे अब आप भूल भी चुके होंगे। अनंतनाग की घटना के कई घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर में अपना स्वागत करवा रहे थे। अक्सर सेना को लेकर भावनाओं का राष्ट्रीयकरण और सैन्यकरण करने वाला गोदी मीडिया भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछ पा रहा है। गोदी मीडिया का बस यही काम रह गया है कि वह सेना जवानों की शहादत को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भावुकता पैदा करे तब जब चुनाव हो, ताकि प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति चमकती रहे। अगर उसे लगेगा कि अभी चुनाव नहीं है और दूसरे मुद्दों से भी यह काम हो सकता है, तो वह झट से सेना को लेकर जज्बाती होना बंद कर देता है। अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट को जिस वक्त उनके पिता अंतिम विदाई दे रहे थे, इस पिता के दुखों के करीब जाकर आप महसूस कीजिए। फिर पूछिए कि देश के लिए जान देने वाले इस अफसर के पिता के साथ क्या न्याय हुआ। जब आपने गोदी मीडिया के टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को कम बीजेपी के दफ्तर में फूलों की बारिश में डूबे हैं प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो ज्यादा चलता हुआ देखा होगा, तब क्या आपको लगा होगा कि न्याय हो रहा है। पिता गुलाम हसन भट्ट भी जम्मू कश्मीर पुलिस में आईजी के पद से रिटायर हुए हैं। इस घटना की खबर प्राइवेट समाचार एजेंसी ANI पर दोपहर 3:30 बजे से पहले आ गई थी। इसके बाद भी रात के वक्त बीजेपी के मुख्यालय में प्रधानमंत्री पर फूलों की वर्षा की जा रही थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हुमायूं भट्ट को श्रद्धांजलि देने गए थे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस शाम अपने स्वागत कार्यक्रम में बीजेपी मुख्यालय जाना चाहिए था, जिस शाम आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोचक और पुलिस के अधिकारी डीएसपी हुमायूं भट्ट की शहादत हुई। उनके घर वालों ने जब गोदी मीडिया का कोई चैनल चलाया होगा तो उन्हें स्क्रीन पर कौन दिखा होगा और क्या दिख रहा होगा। टेलीग्राफ अखबार का यह पहला पन्ना अपने आप में एक दस्तावेज है। यह पन्ना याद दिलाता है कि कभी दिल्ली के अखबार इतनी बेबाकी से प्रधानमंत्री और सरकार से सवाल किया करते थे। आखिर दिल्ली के अखबार इतना डरने क्यों लगे हैं। किसी ने नहीं पूछा कि जवान और अधिकारी शहीद हो रहे हैं। मणिपुर के चुराचांदपुर में आतंकवादियों ने एक सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी। इन सब के बीच मोदी G20 को लेकर स्वागत क्यों करवा रहे हैं। किस बात का जश्न मन रहा है। ऐसा क्या हो गया है इस G20 से कि समाप्त हो जाने के बाद भी धन्यवाद और स्वागत के नाम पर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। जब हमारे साथी लड़ाई लड़ रहे थे और उनका बलिदान वो देश के लिए कर रहे थे, तो मुझे ये कहते हुए बड़े शर्मसार हो रहा हूं आज कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय अपना महिमा मंडन अपने ही लोगों के द्वारा अपने ही बीजेपी के हेडक्वार्टर में अपना ही महिमा मंडन कर रहे थे और उन पर फूलों की बरसात हो रही थी। फूल मालाओं से उनका स्वागत हो रहा था और वहां पर हमारे साथी गोलियों से छलनी हो रहे थे। हमारे साथी लड़ाई लड़ रहे थे, देश की सेवा में रहे थे। मुझे वाकई में यह सोचकर आश्चर्य होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के कैडर्स, बीजेपी के प्रेसिडेंट और बीजेपी के सभी भक्त लोग, क्या उनको अपने देशभक्त सैनिकों का याद नहीं आया? क्या उनको ऐसा नहीं लगा कि उनके साथी जो है वहां पर देशभक्ति में बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर तो लीन है मोदी भक्ति के अंदर, लेकिन उनकी सेना जो है वो वहां पर लड़ाई लड़ रही है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक होती है, जिसमें G20 शिखर सम्मेलनों की सफलता की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित हुआ। PIB की तरफ से प्रेस रिलीज में इसके बारे में क्या लिखा जाता है, उसके शब्दों पर भी ध्यान दीजिए। लिखा था कि कैबिनेट ने दुनिया में प्रगति और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से G20 की भारतीय अध्यक्षता को एक मजबूत दिशा देने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अनूठे नेतृत्व की भी प्रशंसा की। अनूठा नेतृत्व, इसमें अनूठा क्या है? मजबूत नेतृत्व की जगह अनूठा नेतृत्व कब से इस्तेमाल होने लगा? क्या अब अजब नेतृत्व, अलबेला नेतृत्व, अद्भुत नेतृत्व और आदर्श नेतृत्व का भी इस्तेमाल होगा और अजीब नेतृत्व का भी इस्तेमाल होगा? G20 के आयोजन में अनूठा नेतृत्व क्या था? दुनिया भर के अखबार उठाकर आप देखिए G20 की सफलता पर क्या क्या लिखा जा रहा है। अलग अलग देश अपने नजरिए से देख रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। यहां इसे सफलता बताकर प्रस्ताव पास किया जा रहा है। बुधवार की घटना के बाद क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने स्वागत कार्यक्रम और चुनावी बैठक में हिस्सा लेने जाना चाहिए था? यह बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री का वक्त कितना कीमती होता है। क्या वाकई प्रधानमंत्री के पास इन चीजों के लिए इतना वक्त है कि स्वागत और धन्यवाद कार्यक्रम में जाते रहें? आप देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कतार में खड़े हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। यह उस दिन की तस्वीर है जिस दिन सेना के 2 अफसर शहीद हुए हैं। बीजेपी ने प्रस्ताव पास किया और उसके कुछ देर बाद प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाता है, फूलों की वर्षा की जाती है। इसके बाद यहां चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक होती है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेते हैं। ब्राजील G20 का अध्यक्ष बन गया है, मगर भारत में अभी भी इसके कार्यक्रम इस तरह से चल रहे हैं जैसे G20 खत्म नहीं हुआ है। जिस तरह की खुमारी यहां दिख रही है, कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील ना पहुंच जाएं
और वहां के प्रधानमंत्री लूला दा सिल्वा से कह दें कि जनाब आप अपने देश का काम देखते रहिए, हम आपके देश के लिए G20 का काम देख लेंगे, हमसे अब G20 के अलावा दूसरा काम नहीं हो सकता। लूला को भी लगेगा कि G20 की अध्यक्षता वापस भारत को ही सौंप देते हैं। वहां की सरकार इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में बदल चुकी है, वही इसका आगे भी आयोजन कराती रहे। यह अजीब सा हो गया है। सेना के अफसर और जवान शहीद होते हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी को तब भी ट्वीट नहीं करना चाहिए? क्या वे तभी ट्वीट करेंगे जब लोकसभा का चुनाव नजदीक होगा? उन्होंने अनंतनाग की घटना पर एक ट्वीट तक नहीं किया। अनंतनाग से पहले मंगलवार को राजौरी में राइफलमैन रवि कुमार आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। राजौरी में सेना का एक बहादुर कुत्ता केंट भी शहीद हो गया। इसी 3 सितंबर को अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में 3 जवानों की शहादत हुई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस साल अब तक सेना और पुलिस के 17 जवानों और अधिकारियों की मौत हो चुकी है। 2020 से 2023 के जनवरी के बीच सेना के 135 जवान मारे जा चुके हैं। इसी अंतराल में 115 आम नागरिकों की भी मौत हुई है। पिछले साल संसद में सरकार ने एक लिखित जवाब में कहा कि 2020-21 के दौरान आतंकवाद की 437 घटनाएं हुई थीं, 104 सुरक्षा बल मारे गए। धारा 370 हटाने के बाद आतंकवाद की यह सच्चाई आपके सामने है। 2016 में नोटबंदी की गई थी, दावा किया गया था कि यह आतंकवाद पर अंतिम प्रहार है, लेकिन आतंकवाद आपके सामने है। चंडीगढ़ के 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल मनप्रीत सिंह ने सुबह ही अपने भाई से बात की थी और फिर कहा कि ऑपरेशन के बाद कॉल करेंगे। उनकी पत्नी जगमीत कौर एक टीचर हैं, 2 बच्चे हैं, 6 साल का एक बेटा और 2 साल की एक बेटी। 2021 में इन्हें कश्मीर में आतंकी कार्रवाई के लिए सेना मेडल से नवाजा गया। आशीष ढोंचक को इसी 15 अगस्त के दिन सेना मेडल दिया गया। वे 15 सिखलाइट रेजिमेंट से थे। हुमायूं भट्ट की 2 महीने की बेटी है। इस घटना की जिम्मेदारी रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के एक संगठन ने ली है। इसे लश्कर ए तैयबा का शैडो ग्रुप माना जाता है और आशंका जताई जा रही है कि इसी समूह ने 4 अगस्त के हमले में कुलगाम में 3 जवानों की हत्या की थी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद सर उठा रहा है, यह अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। अप्रैल मई में 2 हफ्ते के भीतर पुंछ और राजौरी में 10 जवान शहीद हुए थे। 2019 की फरवरी में जब पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ, तब जवानों को सलामी देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर या पुलवामा नहीं गए, दिल्ली में रहे। कायदे से जवानों के पार्थिव शरीर को सीधे वहीं से उनके घरों तक भेजना था, क्योंकि उनके परिवार वाले बेसब्र हो रहे थे। मगर पहले दिल्ली लाया गया, फिर उसके अगले दिन परिवारों को सौंपने का कार्यक्रम तय हुआ। सभी जवानों के पार्थिव शरीर को हवाई जहाज से उतारकर पालम एयरपोर्ट पर रखा गया। हर एंगल से कैमरे लगाए गए। उस दिन की रिकॉर्डिंग निकाल कर देखिए। गोदी मीडिया के सभी चैनलों पर सीधा प्रसारण होने लगा ताकि भावुकता का राष्ट्रीयकरण हो सके। पालम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम कैमरों के बीच फ्रेम में प्रवेश करते हैं। हर एंगल से प्रधानमंत्री की इस गंभीरता का सीधा प्रसारण किया जाता है। उस समय लोकसभा का चुनाव था। अब चुनाव नहीं है तो गोदी मीडिया भी भूल गया और मोदी भी। भारतीय स्टेट बैंक इस भावुकता के राष्ट्रीयकरण के मौके पर लोगों से जवानों के परिवारों के लिए आर्थिक मदद का सिस्टम बना देता है। सब कूद गए। 2017 में मोदी सरकार ने शहीदों के लिए भारत के वीर नाम से एक फंड बनाया। 2018 में जहां 19 करोड़ ही इसमें आया, लेकिन पुलवामा के बाद 2019 में जून तक 242 करोड़ रुपए लोगों ने उसमें डाल दिए। श्री सिद्धि विनायक मंदिर ने 51 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। इस स्तर पर भावनाओं का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब जवान और अफसरों की शहादत की खबरें उसी मीडिया के लिए रूटीन की खबर हो गई हैं। G20 के लिए पीएम का स्वागत हो रहा है बीजेपी के दफ्तर में, वो अब बड़ी खबर हो गई है। उस समय यानी पुलवामा के समय वीरेंद्र सहवाग ने कहा था कि वे सभी जवानों के बच्चों की पढ़ाई करवाएंगे। इस समय सहवाग कितने बच्चों की पढ़ाई की फीस दे रहे हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं है। सहवाग ही बता सकते हैं या जवानों के परिजन से ही पता चल सकता है। आखिर 2019 के बाद से अब तक ऐसा क्या हो गया कि जिस दिन सेना के 2-2 अफसर शहीद होते हैं, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी के मुख्यालय में स्वागत होता है और गोदी मीडिया इस सवाल को ही देश के सामने से गायब कर देता है। पुलवामा के समय की रिपोर्ट पलट कर देखिए। निर्मला सीतारमण तब रक्षा मंत्री थी। वो शहीद जवान शिवचंद्रन के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने तमिलनाडु के त्रिची जाती हैं। त्रिची एयरपोर्ट पर निर्मला सीतारमण के अलावा कौशल विकास मंत्री अनंत कुमार हेगड़े भी थे। जहाज रानी राज्य मंत्री पॉन राधाकृष्णन भी थे। राज्य सरकार के कई मंत्री भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने एक जवान के पार्थिव शरीर को कंधा दिया, तब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, अब रक्षा मंत्री हैं। उस समय के मानव संसाधन विकास मंत्री सतपाल सिंह मेरठ के गांव गए शहीद जवान के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए। उस समय इन भावनाओं का राष्ट्रीयकरण और सैन्यीकरण इतना व्यापक किया गया कि बीजेपी का सांसद हो या मोदी सरकार का मंत्री, सब अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते थे, कैमरे के ठीक सामने रहना चाहते थे। अब वही गोदी मीडिया G20 और सनातन धर्म को लेकर भावनाओं का राष्ट्रीयकरण और धार्मिकरण कर रहा है। वह महंगाई को राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाता है। धर्म से जुड़ा कोई भी मुद्दा आ जाए उसका राष्ट्रीयकरण करने लग जाता है। जब तक प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति के लिए भावुकता पैदा हो सकती है, गोदी मीडिया सेना का सबसे बड़ा समर्थक बना रहता है और सेना के कई रिटायर्ड अधिकारी प्रधानमंत्री मोदी का समर्थक बनकर गोदी मीडिया के स्टूडियो में जमे रहते हैं। क्या आप में से किसी ने इन लोगों को मणिपुर की इस घटना पर सवाल करते देखा है कि आतंकवादियों से लड़ने वाली भारत की सेना पर कोई भी लिखित रूप में बयान कैसे जारी कर सकता है कि उसकी आतंकवादियों से मिली भगत है?
ये कभी नहीं हुआ इस देश में। गोदी मीडिया की चुप्पी तो समझ आती है, मगर बीजेपी के प्रवक्ता कैसे चुप हैं? मैतेई समुदाय के एक बड़े संगठन कोकोमी ने कहा है कि भारतीय सेना, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और कथित चिन कुकी नार्को टेररिस्ट समूह टीएलएफ के बीच गहरा गठजोड़ है। सीधे सेना पर आतंकियों से मिले होने का आरोप लगाया जा रहा है और मीडिया में कोई शोर नहीं, प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं। कहा गया है कि सेना एडिटर बॉडी को प्रभावित करके रिपोर्टिंग करवा रही है और नार्को टेरर फंड से उनकी ट्रिप को स्पॉन्सर करवाया जा रहा है। यह कितना गंभीर आरोप है। पत्र में लिखा गया है कि आतंकी संगठन और सेना के बीच संबंधों को लेकर कोई संदेह ही नहीं। कोकोमी ने कहा कि इन तीनों को फर्जी रिपोर्ट, मैतेई लोगों के साथ भेदभाव और उन पर हुए हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। भारतीय सेना ने एडिटर्स गिल्ड पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर ऐसी रिपोर्ट बनवाई है जिसमें तथ्य गलत हैं, पूर्वाग्रह भरा हुआ है। ऐसा इस देश में कभी नहीं हुआ कि आतंकवादियों से मिली भगत का आरोप इस देश की सेना पर लगा हो, गोदी मीडिया चुप रह गया हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लाइन का बयान नहीं आया हो। अगर इसी तरह की एक अनाम चिट्ठी कश्मीर से मिल गई होती तो गोदी मीडिया के एंकर आंखें फाड़कर और गला फाड़कर चिल्लाने लग जाते, मगर अब सवाल तक नहीं पूछ पा रहे हैं कि कोई संगठन भारत की सेना पर इस तरह के आरोप कैसे लगा सकता है। एनआईए कहां है? पत्र लिखने वाले संगठन के सदस्यों पर यूएपीए क्यों नहीं लगाया जाता है? इस गोदी मीडिया ने पूरे देश को उलझा रखा है और भारत की पत्रकारिता को बर्बाद कर दिया है। हिंदू में एक रिपोर्ट है, मीरा पाइबी जो मैतेई महिलाओं का संगठन है, उन्होंने कहा है कि वे केंद्र और राज्य की सरकार द्वारा बनाई गई बफर जोन को नहीं मानती हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि यह असंवैधानिक है। यह बात उन्होंने दिल्ली में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। उन्होंने सेना की, असम राइफल्स और केंद्रीय सुरक्षा बलों का विरोध किया है। मांग की है कि मणिपुर में उनकी जगह किसी और को भेजा जाए। यह कॉन्फ्रेंस कोकोमी के पत्र के अगले दिन हुई। उनकी नेता ने कहा कि अगर 60,000 सुरक्षा बल शांति नहीं ला सकते तो सरकार को तुरंत सबको वापस बुला लेना चाहिए। मणिपुर में ऐसे हालात हैं, लेकिन गोदी मीडिया की बहस से मणिपुर गायब है, क्योंकि वह बहस ही तभी करता है जब प्रधानमंत्री मोदी से सवाल नहीं पूछना होता है। इसी मंगलवार को मणिपुर के कोंगपोकपी में 3 कुकी व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। वे इलाज के लिए अस्पताल जा रहे थे। खबरों को किनारा कर आपकी आंखों के सामने मीडिया का यह पतन जारी है। इसका नुकसान एक दिन आपको भी उठाना पड़ेगा। कम से कम मणिपुर में सेना की मुश्किलों को लेकर ही गोदी मीडिया मैदान में कूद जाता। यही नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता भी सेना को लेकर भावुकता पैदा नहीं कर रहे हैं, वे भी चुप हैं। सेना के नाम पर न जाने कितने लोगों को इस देश में देशद्रोही बना दिया गया इन चैनलों के द्वारा। मगर अब जब सेना पर आतंकवादियों से मिलीभगत के आरोप लगाए जा रहे हैं, तब गोदी मीडिया और बीजेपी के प्रवक्ताओं को देशद्रोही याद ही नहीं आ रहा है। अब यह खबर देखिए, भाजपा के 23 विधायकों ने राज्य की भौगोलिक संप्रभुता को बनाए रखने के लिए एक प्रस्ताव पर दस्तखत किए हैं। दिल्ली सरकार से अनुरोध किया है कि हालात का जल्द से जल्द कोई निवारण किया जाए। मणिपुर विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 है। भौगोलिक अखंडता को लेकर केवल 23 दस्तखत ही हो पाए हैं, बाकी 37 यानी बहुमत ने दस्तखत नहीं किए हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी दस्तखत नहीं करने वालों में शामिल हैं। तो कितना कुछ है जिसके आधार पर कोई भी सामान्य नागरिक यह सवाल पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? मई के महीने से वहां हिंसा हो रही है। कई बार विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं, जाना चाहिए, फिर भी प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं। संसद में बताया गया कि दिन में कई बार मणिपुर की जानकारी लेते हैं, प्रधानमंत्री बहुत नजर रख रहे हैं, लेकिन मणिपुर के हालात तो वही के वही हैं। सुधार का नामो निशान नहीं दिखता। प्रधानमंत्री की राजनीति इवेंट के आसपास घूमती जा रही है। वे इवेंट मनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इवेंट यानी कार्यक्रम, आयोजन, और हर मौके को इवेंट में बदल देते हैं। इसमें जनता का कितना पैसा अभी तक फूंका गया है जिले जिले में, इसका हिसाब किसी दिन हो गया तो जनता हैरान रह जाएगी। स्वागत प्रधानमंत्री की राजनीति का अभिन्न अंग बन गया है। विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वहां पर भारतीय मूल के लोगों को लाया जाता है स्वागत के लिए। ये खुद से आते हैं या किसी के दबाव में आते हैं? आने जाने का खर्चा कौन देता है? यह सब सवाल है जिसके जवाब हमारे पास नहीं। मगर हर दौरे पर एयरपोर्ट पर कुछ लोग हाथ हिलाने पहुंच जाते हैं और उनके स्वागत से प्रधानमंत्री गदगद नजर आते हैं। बीजेपी बताती है कि विदेशों में बड़ा नाम हो गया है। विदेश यात्रा से लौटने के बाद भी स्वागत होता है। कई बार तो बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ताओं को सुबह सुबह एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है और उन्हें वहीं पर स्वागत करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि बीजेपी के अध्यक्ष जितना पीएम को नजदीक से नहीं देखते होंगे, उनसे कहीं ज्यादा एयरपोर्ट पर स्वागत करने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख लेता होगा। चंद्रयान की कामयाबी के बाद सीधे बेंगलुरु पहुंच गए और वहां भी स्वागत का आयोजन करवाया गया। भारत के प्रधानमंत्री को एक स्वागत मंत्रालय बना लेना चाहिए। इस स्वागत मंत्रालय के पास काम की कमी कभी नहीं होगी। जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा से लौटेंगे तब सुबह सुबह बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जुटाकर उनसे स्वागत करवाने का काम इस मंत्रालय का होगा। स्वागत मंत्रालय चाहे तो चुनावी रैलियों से दिल्ली लौटने पर भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एयरपोर्ट भेज दे कि जाइए प्रधानमंत्री जी दिल्ली आ रहे हैं, उनका स्वागत कीजिए। अनंतनाग की घटना को लेकर तमाम आलोचनाओं को सिरे से झटक कर प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश पहुंच गए, क्योंकि वहां चुनाव होने वाले हैं। यहां प्रधानमंत्री मोदी रोड शो कर रहे हैं। आप पता कीजिए जिला प्रशासन से कि कितना पैसा खर्चा हुआ इस रोड शो पर। प्रधानमंत्री के पास रोड शो के लिए इतना सारा वक्त है, मणिपुर जाने के लिए जरा भी नहीं। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के सभी कार्यक्रम चाहे सरकारी हो या राजनीतिक, भव्य और आलीशान होते हैं। इंतजाम देखकर ही लग जाता है कि बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ होगा। सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द घूमता जा रहा है। उनका जन्मदिन भी एक राष्ट्रीय दिवस बन गया है। संसद के नए भवन का उद्घाटन हुआ, आप सभी ने इसका सीधा प्रसारण देखा, आयोजन देखा, इवेंट देखा।
मगर यह कहीं नहीं लिखा है कि उद्घाटन हो जाने के बाद और कार्यक्रम नहीं होंगे। विश्वकर्मा पूजा और प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर संसद के नए भवन में अब झंडारोहण होगा। कोई ना कोई बहाना या कारण निकल ही आता है इवेंट करने का, कार्यक्रम या भव्य आयोजन करने का। जानने का सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों के इवेंट का ठेका किस कंपनी को मिलता है? कोई एक ही कंपनी है या अलग अलग कंपनियों को इसका अनुभव प्राप्त हो रहा है? 31 दिसंबर 2016 को हमने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा था। इस लेख का शीर्षक आपको आज याद दिलाना चाहता हूं, वेलकम द इवेंटोक्रेसी ट्रैक बाय कॉमेडिया। इसमें लिखा था कि डेमोक्रेसी का यह नया स्वरूप है इवेंटोक्रेसी। जो कुछ भी है इवेंट है और इवेंट से बाहर कुछ भी नहीं। चाहे किसी नीति की घोषणा हो या किसी आयोजन का समापन, प्रधानमंत्री को अवतार की तरह पेश करने के लिए भव्य इवेंट का आयोजन हो रहा है। इवेंट में सब शानदार होता है। आपको याद होगा कि ओलंपिक से पदक जीतकर आने वाले खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री ने अपने निवास पर बुलाया, उसकी बहुत शानदार रिकॉर्डिंग कराई और एडिटिंग भी। बाद में जब यही खिलाड़ी अपने खिलाफ छेड़खानी को लेकर धरने पर बैठी तो प्रधानमंत्री अपने ही घर के इस इवेंट को भूल गए, क्योंकि उनके पास दूसरे कई सारे इवेंट हैं और उन्हें पैदा कर देने की क्षमता है। यही इवेंटोक्रेसी है और प्रधानमंत्री मोदी भारत के चीफ ऑफ इवेंट हैं। महंगाई बढ़ती रहे, जनता की कमाई घटती रहे, मगर प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की भव्यता में कोई कमी नहीं आती और वे उसी भव्य कार्यक्रम में सादगी पर लेक्चर देते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं। जिस कार्यक्रम के आयोजन को इतना भव्य और महंगा बनाया जाता है, इसके बजट को जब आप समझ पाएंगे 20 साल बाद, तो संवेदनशीलता का निशान तक नजर नहीं आएगा। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को खिलाने के लिए मुफ्त अनाज योजना लॉन्च की जाती हो, उस देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों पर प्रशासन और पार्टी ने कितने पैसे लुटाए, इसका कोई हिसाब नहीं। इन कार्यक्रमों में क्रूरता के साथ पैसे खर्च किए जाते हैं। फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जवान और अफसर शहीद हुए हैं तो प्रधानमंत्री एक इवेंट को रद्द कर संवेदनशीलता का प्रदर्शन करेंगे? अब वे सभी सवालों और जवाबदेही से ऊपर हो चुके हैं। बेहतर है आप फूलों की खेती शुरू कर दीजिए। प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा के लिए फूलों का बिजनेस अच्छा चल सकता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।